गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है एक बार पुनः आपका आज के सुबह की इस क्लास में। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और यह जो चैप्टर है बच्चों, क्लास 10th के दृष्टि से बात करें हम लोग 10वीं कक्षा यानी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्जाम की बात करें तो 2020 से लेकर 2026 तक में 2020 से लेकर 2026 तक में इनसे जो मार्क्स पूछे गए हैं, जो क्वेश्चंस आए हैं बच्चों, ठीक है, वो 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहा है। मतलब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ लेते हैं तो एवरेज की बात करें बच्चों तो 8 मार्क्स मिनिमम हम लोग मान के चलेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोगों को 8 मार्क्स आएगी। ठीक है, तो 8 मार्क्स लाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, इस चैप्टर को पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की बच्चों। चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना किसके बारे में है भाई, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो बच्चों यहां पर बार बार एक वर्ड्स यूज हो रहा है कि चर। ये चर क्या होता है, तो मेरे बच्चों चर क्या होता है, तो चर को हम लोग कहते क्या है, तो चर को हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। क्या कहते हैं भाई, वेरिएबल। और ये वेरिएबल क्या होता है, तो कोई भी अल्फाबेट का लेटर जो होता है, कोई भी अल्फाबेट का लेटर जो होता है वो वेरिएबल होता है। और अचर क्या होता है मेरे भाई, तो अचर क्या होता है, तो अचर को हम लोग ऐसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो कांस्टेंट कहेंगे। और ये जो कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी नंबर जो होता है वो कांस्टेंट ही होता है। कोई भी नंबर कांस्टेंट होता है, मतलब कि नंबर निगेटिव में आ जाए तब भी, पॉजिटिव में आ जाए तब भी, ठीक है, निगेटिव आ जाए पॉजिटिव आ जाए, रूट में संख्याएं हो, फ्रैक्शन में संख्याएं हो, कुछ भी संख्या लिखा हुआ है, सभी संख्याओं को अचर कहते हैं भाई। तो रैखिक समीकरण कैसे बनता है, तो इन चर और अचर को मिलाने से ही रैखिक समीकरण बनता है। और चूंकि नाम में है दो चर, तो इसमें दो अल्फाबेट का लेटर का यूज हुआ होगा, एक्स वाई ए बी कुछ भी, लेकिन दो लेटर का यूज हुआ होगा भाई। ठीक है, तो इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो दो अज्ञात राशि में एक घातीय समीकरण के व्यापक रूप, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है मेरे बंधु, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, एक नंबर का क्वेश्चन ये भी कभी कभी आया हुआ है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज व्हाट। तो आप वहां पर आंसर करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां पर ए बी सी क्या होनी चाहिए, कोई अज्ञात कांस्टेंट राशि होगा, कोई अज्ञात राशि होगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, जैसे कि यहां पर दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए 2x प्लस 3y बराबर 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9x प्लस 6y बराबर 8। ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है। आप कहेंगे कि सर इसमें दो चर कौन कौन है, तो x और y क्या है भाई, दो चर है। और अचर क्या है, तो 9, 6 और 8, ये अचर संख्याएं इसमें लिखी गई हैं। क्लियर है बच्चों, तो चर अचर दो चर वाले रैखिक समीकरण समझ लिए। अब समझिए, कभी कभी एग्जाम में आता है बच्चों एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। हालांकि हम बात करें आपसे, तो ये जो हम आपको लिख रहे हैं मेरे बंधु, ये जो है आपको क्लास 9th में पढ़नी है, लेकिन कभी कभी 10th में भी आ जाता है। तो आपको जानकारी रखनी है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स प्लस बी बराबर 0। एक चर वाले रैखिक समीकरण के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे एक। और इस यूनिवर्स में जो भी एक है उसका एक नाम दिया जाता है भाई, यूनिक या अद्वितीय। ठीक है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण को जो है क्या कहते हैं हम लोग,
और उसके हल को कहते हैं कि उसका अद्वितीय हल होता है, माने एक हल होता है। लाइक हम आपसे कहें कि 2x बराबर 9 का हल बताओ, तो कहोगे कि x बराबर 9/2। ये 9/2 क्या है? इसका शून्यक कह लीजिए आप, या इसका हल कह लीजिए, बात एक ही है। शून्यक कह लीजिए या इसका हल कह लीजिए बच्चों, बात एक ही है। अब रहा बार बार एक वर्ड हम यूज किए हैं बच्चों, रैखिक। इस रैखिक का मतलब क्या है? इस रैखिक का मतलब क्या है? आप बता सकते हैं भाई, रैखिक का मतलब क्या है? तो वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात एक हो उसको रैखिक कहा जाता है, रैखिक समीकरण कहा जाता है बच्चों। तो रैखिक का मतलब हो गया, सिंपल वर्ड्स में बात करें कि घात कितना रहना चाहिए? उसका एक होना चाहिए। घात मतलब संख्या के ऊपर में जो पावर बैठा रहता है, जैसे यहां पर 2x प्लस वाई बराबर 9 लिख लिए, तो x के पावर कुछ भी नहीं तो 1 छुपा हुआ है, y के पावर कुछ भी नहीं तो 1 छुपा हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है भाई? रैखिक समीकरण है। इसको क्या कह लेंगे हम? रैखिक समीकरण कह लेंगे। प्यारे बच्चों, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको यह बता रहे हैं, ये वाला बात, कि मैक्सिमम बच्चा याद करके जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो याद करके जाता है कि अनंत। लेकिन यदि उसमें कंडीशन डाल दे आपसे बच्चों, कुछ ऐसा कंडीशन डाल दे कि भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण तो हैं, लेकिन प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में उसके कितने हल होंगे, ठीक है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे, तो वहां पर आंसर आप करिएगा कि सीमित हल होगा। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे बता दिए सर कि भाई अनंत हल होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? तो आपने कहा कि अनंत हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं, और फिर कह रहे हैं कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में सीमित होता है। तो मेरे बंधु, यदि हम लोग मान लो कि 2x प्लस वाई का मान 6 रखे हैं और सोल्व करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या लिख लेंगे? 6 माइनस 2x, यही रख लेंगे भाई। तो x का कौन कौन सा मान रख लेंगे? x का मान 1 रख लेंगे, तो 6 में से 2 जाएगा तो y का मान क्या आ जाएगा मेरे बंधु? y का मान 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा। x का मान यदि हम लोग 2 रखेंगे, ठीक है, x का मान यदि हम लोग 2 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 6 में से 4 जाएगा 2। लेकिन x का मान यदि हम बच्चों 3 रखते हैं तो y का मान क्या आता है? 2 तिया 6, 6 में से 6 घटेगा तो 0। और 0 क्या प्राकृत संख्या है बच्चों? तो नहीं। तो प्राकृत संख्या के समुच्चय में हल यदि पूछा जाए तो दो ही तो हल आपको समुच्चय में मिला प्राकृत संख्या में, 1 4, 1 4 और 2 2, 2 2 ऐसा मिला। इसको छोड़ के कोई और हल नहीं हो सकता है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में। लेकिन वास्तविक में पूछता तो वास्तविक में प्लस माइनस सारे वैल्यू शामिल होते हैं, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में अनगिनत हल होते हैं। लेकिन कंडीशन कभी डाल दे बच्चों कि प्राकृत संख्या के समुच्चय में कितने हल होते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि सीमित हल होता है। कि क्या हल होता है बच्चों? सीमित हल होता है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा सबसे वीवीआई जान लेते हैं भाई, जो 10th क्लास में सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है वो इस पर पूछा जाता है, शर्त पर, ठीक है। ऐसा कोई भी पीवाईक्यू नहीं होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा के देखिए, ऐसा कहीं भी आपको सवाल नहीं मिलेगा जिसमें इस थ्योरी पर सवाल आपसे नहीं पूछा गया है बच्चों, ठीक है। सवाल क्या है कि दो समीकरण होते हैं भाई। एक समीकरण को मान लो कि हम लोग लिखे हैं ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, और एक समीकरण लिख रहे हैं dx प्लस ey प्लस f बराबर 0। यदि ऐसा हो तो मेरे बंधु, यदि a बाई डी का मान बराबर नहीं हो b बाई ई के, a बाई डी का मान b बाई ई के बराबर नहीं हो, तो इस कंडीशन में उस समीकरण के कितना हल होगा? याद रखिएगा कि एक हल होगा। कितना हल हो जाएगा उस कंडीशन में? एक हल होगा। और जिस समीकरण का एक हल होता है उसको क्या कहते हैं? अविरोधी समीकरण कहा जाता है। और उस समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा होता है। इट मीन्स प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब हो गया इस तरह का लाइन, ग्राफ एक दूसरे को काटेगा।
ग्राफ एक दूसरे को काटेगा। ठीक है, तो कंडीशन याद रखिएगा कि यदि ए बाई डी नॉट इक्वल टू बी बाई ई हो तो समीकरण के एक हल होगा और समीकरण को अविरोधी कहेंगे। एक हल होगा, समीकरण को अविरोधी कहेंगे और रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। सेकेंड कंडीशन है कि तीनों का मान बराबर हो जाए, मतलब ए बाई डी, बी बाई ई, सी बाई एफ तीनों बराबर हो जाए, तो ऐसे केस में अनगिनत हल होता है और समीकरण का नाम हो जाता है आश्रित। समीकरण को क्या कहते हैं? आश्रित कहते हैं। और रेखाएं संपाती होती है। संपाती का क्या मतलब है बच्चों? कि लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन इस तरह से ओवरलैप कर जाए, मतलब लाइन एकदम चिपका हुआ है हर एक पॉइंट पर, तो उसको संपाती कहा जाता है बच्चों। ठीक है, और थर्ड कंडीशन है कि पहला दो तो बराबर हो, कि ए बाई डी इक्वल टू बी बाई ई हो, लेकिन थर्ड वाला पार्ट इक्वल नहीं हो, नॉट इक्वल टू सी बाई एफ हो, तो कोई हल नहीं होगा। हलों की संख्या इसमें क्या हो जाएगा? जीरो। हलों की संख्या शून्य हो जाएगा और समीकरण को क्या कहा जाएगा? विरोधी कहा जाएगा। समीकरण का क्या नाम होगा? विरोधी। और इस कंडीशन में समीकरण का जो आलेख बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों? तो आलेख इस तरह का बनेगा, समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा क्या होता है? ऐसी दो रेखाएं जो आपस में कभी भी नहीं मिलती है। आइए इस पर एक प्रश्न आपके लिए हम आपको लेके आए हैं बच्चों कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय के अनगिनत मतलब अनंत हल हो। तो मेरे बच्चों आपको कैसे बनाना है? लिख लेना है कि यदि समीकरण निकाय में क्या लिखा है कि अनंत हल हो, यही तो कह रहा है, तो लिखेंगे अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे यदि कंडीशन क्या है भाई? कि यदि ए बाई डी इक्वल टू, ए बाई डी इक्वल रहे बी बाई ई के और बी बाई ई इक्वल रहे सी बाई एफ के, तीनों बराबर रहे तो इसको अनगिनत हल होता है बच्चों। ठीक है, तो मेरे बंधु अनगिनत हल होता है तो ए का मान क्या है इस समीकरण में मेरे बंधु? यहां जो के दिख रहा है वो ए है, वाई का जो कोफिशिएंट है वो बी है, और यहां पर जो मान दिख रहा है वो सी है, यहां जो 12 दिख रहा है वो डी होगा, और यहां पर जो मान दिख रहा है आपको वो क्या होगा? y का गुणांक e, और ये जो अचर पद के जगह पर है वो f होगा बच्चों। a b c d e f हो गया। हमको निकालना है भाई k का मान, तो a बाई डी मतलब हम लोग क्या बैठा लेंगे? k, अब बाई डी का मान 12 इक्वल टू b बाई ई तो 3 बाई के इक्वल टू c बाई एफ तो k -3 बाई के। अब मेरे बच्चों तीनों ही आपस में बराबर है तो हम तो ये दोनों का भी यूज कर सकते हैं, मान किसी से भी निकलना चाहिए, तो इन दोनों का यदि हम लोग यूज कर लें कि k बाई 12 इक्वल 3 बाई के, तो k और k क्रॉस गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बंधु? k और k क्रॉस गुना कर ले तो k स्क्वायर, और 12 का 3 से क्रॉस गुना कर ले तो 36, तो k बराबर रूट अंडर 36, और रूट अंडर 36 का मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। रूट अंडर 36 का मान क्या हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। अब हमसे 1 मिनट की और आपसे क्लास हम लेने वाले हैं बच्चों, वो क्या है? आलेख के बारे में बताएंगे आपको कि आलेख कैसा होता है। रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है भाई। तो रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होगा? तो सरल रेखा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होगा? सरल रेखा। और सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है वो ये पूछे हुए हैं बच्चों कि द्विघात समीकरण का आलेख कैसा होगा? तो वो होगा परवलय। ठीक है, परवलय या पैराबोला। ठीक है, पैराबोला होता है सरल रेखा इस तरह का होता है, और परवलय जो होता है वो यू शेप का होता है। तो ये द्विघात समीकरण का आलेख होता है बच्चों। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।